क्लास में हमने सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे कि इसमें सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में कई स्टेप्स होते हैं, जिसमें अलग अलग स्टेप से गुजरते टाइम जो एम्ब्रियो है, सोमैटिक एम्ब्रियो है हमारा, उसकी शेप और उसका साइज चेंज होता है। पहले इसमें हम एक पूरा प्लांट लेते हैं, पूरा इंटैक्ट प्लांट लेते हैं, और वो प्लांट हम पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हम प्लांट्स ले रहे हैं उसमें कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए। वो डिजीज फ्री होना चाहिए, और जो हमारा प्लांट हो वो सेकंड जो हमें चाहिए वो है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हों उसके, यानी कि हमें कौन कौन सी क्वालिटीज उसके अंदर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक एक्सप्लांट जो कि एक कोई भी पार्ट हो सकता है एक प्लांट का, वो रूट से ले सकते हैं हम, चाहे शूट से या लीव से, वो हम एक्सप्लांट लेके एक मीडियम में उसे रखते हैं, देन उसका हम करते हैं कल्चरिंग। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कल्चरिंग के टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैलस है वो इंड्यूस हो रहा है, यानी कि सेल ऑफ मास है वो फॉर्म हो रहा है। जैसे ही ये बन जाता है हम इसको सेल सस्पेंशन में ऐड कर देते हैं। सेल सस्पेंशन में क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स थे जिसे हम कैलस कह रहे थे, वो सस्पेंड हो जाता है इस कल्चर में, और जो सेल्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, और हमें इजीली जो है हम सिंगल सेल पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या हुआ, जो कैलस इंडक्शन हुआ वहाँ पे जो कैलस था यानी कि जो एम्ब्रियो था, अब वो कौन सी शेप ले रहा है, ग्लोबुलर। ग्लोबुलर यानी कि ग्लोब, गोलाकार शेप वो ले रहा है। उसके बाद जो एम्ब्रियो है वो चेंज होता है हर्ट शेप में। हर्ट शेप में चेंज होने के बाद आती है टॉर्पिडो स्टेज, ये कहलाती है मैच्योर स्टेज यानी फिर मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो अब यहाँ पे जो सेल हैं वो डिफ्रेंशिएट करने लग गए हैं। कौन सी स्टेज है ये, डिफ्रेंशिएट की स्टेज है। इसके बाद अब इस स्टेज पे आके ये रिवर्स नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिफ्रेंशिएशन स्टेज जब शुरू होती है तब उसके जो टिश्यूज हैं या सेल्स हैं वो डिफाइन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। इससे पहले हर्ट शेप और ग्लोबुलर शेप में जो डेस्टिनी है सेल्स की वो डिसाइड नहीं होती है, जो फेट है वो डिसाइड नहीं हुआ होता है। मैच्योर एम्ब्रियो के बाद हमारा जो एम्ब्रियो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिससे लीव, स्टेम, रूट, और वापिस हम ये इंटैक्ट प्लांट हमें मिल जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि भ्रूण जनन या फिर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को का एक भ्रूण जनन यानी कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को अफेक्ट करता है। तो पहला है वृद्धि नियामक, यानी कि उसकी ग्रोथ है वो कैसी है। सेकंड है नाइट्रोजन सोर्स, नाइट्रोजन का स्रोत, यानी कि उसे नाइट्रोजन जो है वो कैसे उपलब्ध हो रही है। थर्ड है कोतक का जीन प्रारूप, यानी कि जो टिश्यू है या जो सेल्स हैं उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है। और लास्ट है कैल्शियम आयन का जो और ऑक्सीजन का लेवल। मोस्टली हम देखते हैं कि अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो ग्रोथ इनहिबिट होती है। नाइट्रोजन ये भी अगर ज़्यादा हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ पे अफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एंथर एंड पॉलन कल्चर।
तो ये आपका है एंथर कल्चर का पूरा लेआउट है, कैसे हम एंथर कल्चर करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हम प्लांट यूज करेंगे वो हम फील्ड से सिलेक्ट करते हैं। फील्ड से सिलेक्ट करने के बाद हम उसे स्टरलाइज करते हैं, और स्टरलाइज करने के लिए हम यूज मोस्टली करते हैं डिस्टिल्ड वाटर, जो कि हम स्टरलाइजेशन यानी कि जो भी उसके माइक्रोब्स हैं वगैरह हम सब किल कर देते हैं। और उसके बाद हम उस प्लांट को उसे वॉश करते हैं, पूरा उसे स्टरलाइज करने के बाद हम उसकी फ्लावर बड लेते हैं, क्योंकि हमें करना है यहाँ पे एंथर कल्चर, इसलिए हम फ्लावर बड के अलावा कोई भी टिश्यू या ऑर्गन नहीं ले सकते। फ्लावर बड लेने के बाद हम उसे हाइपोक्लोरिट या फिर ब्रोमीन वाटर, मोस्टली हाइपोक्लोरिट या फिर ब्रोमीन वाटर से हम उसे वॉश करते हैं। और फिर उसके पूरी स्टेलाइजेशन होने के बाद हम उसमें से एंथर है वो कलेक्ट कर लेते हैं। एंथर कलेक्ट करके हम उसे पेट्री डिशेस में इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेशन के वक्त हमें सावधानी बरतनी होती है कि इनोकुलेशन है वो ना ही ज़्यादा शैलो हो और ना ही ज़्यादा वो डीप हो। शैलो यानी कि हमें एंथर्स को जो मीडिया हमने यूज़ किया है, सॉलिड अगार मीडिया, जो हम पेट्री डिश में पहले उसको सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं। सेटल डाउन होने के बाद हम उसमें एंथर को इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा सतह पे भी ना रहें, उसका एक भाग अटैच्ड हो अगार से, क्योंकि अगर उनमें गैप होगा तो जो अगार में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो एंथर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर हमने ज़्यादा डीप किया तो उसे प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी कि वो ग्रो हो पाए। तो जब हम इसको इनोकुलेट कर देंगे उसके बाद हम उनको एक पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे हम उसे पेट्री डिशेस को रखेंगे। उसका डे बाय डे हम उसको इंस्पेक्टिकेट करेंगे कि क्या उसमें फर्दर ग्रोथ हो रही है, या अगर कोई एंथर है उसमें अगर रोस्टिंग हो गई है। रस्टिंग मोस्टली होती है कॉर्नर्स पे, क्योंकि यहाँ पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यहाँ का जो अगार मीडियम है वो ब्लैकिश हो जाता है और फर्दर उस एंथर की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो हम वो चीज़ ध्यान से चेक करेंगे, उसके बाद अगर ऐसा कुछ है तो हम उसे रिमूव कर देते हैं, और बाकी का जो है उसको हम फर्दर डिटेल में चेक करते हैं कि ग्रोथ कैसी हो रही है। मोस्टली जो ग्रोथ है वो कैलस फॉर्म में ही होती है, अनऑर्गेनाइज्ड मास में होती है, जिससे एक वक्त के बाद हम उसमें देखते हैं कि एक प्लांटलेट या शूट जो है वो निकलना शुरू हुआ है, जिसे हम साइटोलॉजिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। साइटोलॉजिकल एनालिसिस में जो, क्योंकि हमें रूट से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए एंथर कल्चर करें तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले शूट है उसको एनहांस करेंगे और उसके बाद हम रूट्स की तरफ जाएंगे। और मोस्टली एक केमिकल है जिसे बोलते हैं कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक ऐसा केमिकल है जिसमें हम हैप्लॉइड कंडीशन को डिप्लॉयड में कन्वर्ट करते हैं। अब हैप्लॉइड क्या है? हैप्लॉइड है नंबर ऑफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जितने एक प्लांट में क्रोमोसोम है उसका हाफ हो जाना, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन, जो कि क्या है, एंथर और एंथर पॉलन जो होते हैं, एंथर में जो पॉलन होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पे एंथर यूज किया है, लेकिन जो हमारा प्लांट है वो तो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो अब हम
एक केमिकल है जिसे बोलते हैं कॉलचिसिन, वो यूज करते हैं ताकि जो प्लांटलेट्स हमारे यूज हुई हैं उसको हम क्या कर सकें, हैप्लॉइड से डिप्लॉयड कर सकें, क्योंकि जब तक प्लांट डिप्लॉयड नहीं होगा उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डबल नहीं होंगे, और क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होंगे तब तक वो फर्दर फील्ड में जाने लायक नहीं होगा। मोस्टली हम कभी कभी एंथर कल्चर की जगह पॉलन कल्चर भी करते हैं, जो कि लगभग सिमिलर है एंथर कल्चर के ही। जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, पॉलन कल्चर में क्या होता है, सिमिलर वे है एंथर कल्चर की तरह। हमने पौधे को स्टरलाइज किया, स्टरलाइज करने के बाद डाइसेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टेमन निकाल लेते हैं और स्टेमन से फिर एंथर निकाल लेते हैं। एंथर निकालने के बाद हम उसे एक सस्पेंडेड कल्चर में रख देते हैं। सस्पेंडेड कल्चर को फिर फर्दर हम एक फ्लास्क के द्वारा, कॉनिकल फ्लास्क में हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं पॉलेंस को फिर हम वॉशिंग करते हैं, देन उसको करवाते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज इसलिए करवाते हैं ताकि हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकें, और उसके बाद हम उसे एक सॉलिड मीडियम यानी कि अगार मीडियम पे या एमएस मीडिया, जो भी मीडिया सूटेबल है फॉर द पॉलन ग्रोथ, उसको हम स्प्रेड कर देते हैं। और ये इवनली होना चाहिए, अदरवाइज क्लम्पिंग होने से जो ग्रोथ पे इफेक्ट होता है। देन इसके जो भी हम पॉलेंस हमने इसमें इंक्यूबेट किए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 डेज में एम्ब्रॉयड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो एम्ब्रॉयड्स हैं वो एक छोटे से प्लांटलेट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हम उसे फर्दर फिर 1 महीने के बाद उसे हम हैप्लॉइड से डिप्लॉयड कंडीशन में ले जाते हैं और एक कंप्लीट एडल्ट प्लांट हमें मिल जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम डिप्लॉयड के साथ साथ हैप्लॉइड प्लांट भी यूज करते हैं, जो कि हमें एंथर और पोलन कल्चर की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और हमें वापस उसे डिप्लॉयड करने की जरूरत नहीं होती। देन हमारा आता है एंडाशय कल्चर यानी कि ओवरी कल्चर। ओवरी कल्चर सिमिलर है पोलन कल्चर के, क्योंकि दोनों ही हैप्लॉइड हैं और दोनों ही गैमेटिक सेल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी जाया जनन या जो भी गाइनोजेनेसिस होता है वो सिलेक्टेड प्लांट्स से ही लिया जाता है एज सिमिलर टू पोलन कल्चर। और इसकी सबसे पहले 1976 में कौन कौन से पौधों में किया गया था ओवरी कल्चर, वो है हमारा गेहूं, तंबाकू, धान, मक्का आदि स्पीशीज में ये गाइनोजेनेसिस है या ओवरी कल्चर है वो किया जा चुका है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमें उसमें एम्ब्रियो सैक की जरूरत नहीं थी पोलन कल्चर में, लेकिन ओवरी कल्चर में क्या है, हमें उसको प्रॉपर टेम्परेचर और टाइम और कंसंट्रेशन पे हमें फोकस करना होता है। तो मोस्टली हम उसको 4 से 7 डिग्री तापमान पर 24 से 48 घंटे तक पूर्व उपचारित करने के बाद, पूर्व उपचारित जिसे बोलते हैं प्री इंक्यूबेटेड एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम उसे रेडी करते हैं उस ओवरी को, ताकि वो फर्दर जो है ग्रोथ कर सके। और फॉर एग्जांपल धान यानी कि चावल में हम 0.125 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर में 2 methyl 4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड हम यूज करते हैं। और सुक्रोज जो है ये हमारा सबस्ट्रेट है जिसपे जो ओवरी है वो ग्रो करती है। और अगर सुक्रोज की हम कंसंट्रेशन लो कर दें तो यहाँ पे एम्ब्रियो और कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा।
कभी कभी जो सिनर्जीज और एंटीपोडल जो कि हम देखते हैं, ओवरी में टोटल 8 सेल होती हैं, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होती हैं और दो पीछे सिनर्जी सेल्स भी होती हैं और एग सेल्स के अलावा। तो ये जो सेल्स होती हैं ये भी हमें कभी कभी मिलती हैं और हम प्लांट रीजनरेशन से या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस से भी इनका पुनर्जनन कर सकते हैं। देन आपका आता है मेरिस्टम कल्चर। मेरिस्टम कल्चर भी है जो कि सिमिलर है, जैसे कि सबसे पहले जॉर्गेन मॉर्ल ने 1965 में माइक्रो प्रोपगेशन से इस टेक्निक को सबके सामने लेके आए थे। 1974 में जड़ बनना, कठोरता, शुद्ध तथा विकास की अवस्थाओं के बारे में विचार दिया था और इन्होंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि एक माध्यम से ही हम एक प्लांट को ग्रो करें, हम उसे डिफरेंट वे या फिर डिफरेंट उसकी फिजिकल और केमिकल जो रिक्वायरमेंट्स है उसके द्वारा हम उसको पुनर्जनन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपगेशन।